ये आपके हाथ में क्या था और आपने मुझसे क्या छुपाने की कोशिश की है? जल्दी से बताएं मुझे, इससे पहले कि मैं खुद पता लगवा लूँ। वो गुस्से से अंदर दाखिल होते हुए उससे कहने लगी। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन वो देख चुकी थी। वो उसे मना कर चुकी थी कि जब तक वो अस्पताल में किसी तरह का ना तो फ़ोन आएगा और ना ही वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसके हाथ में मोबाइल देख वो समझ चुकी थी कि यकीनन ये फ़ोन उसके मैनेजर ने ही उसके हवाले किया होगा, जो रोज़ यहाँ आता है। खुद से कैसे पता लगवाओगी? मुझे भी तो पता चले। वो मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था। यकीनन उसके गुस्से से वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वो गुस्से से उसके करीब आते उसके तकिए के नीचे से मोबाइल निकालने लगी, जबकि उसके पास आने पर वो अपने बाजू का हिसार उसके गिर्द बना गया था। फ़ोन वापस करो इज़ा। उसके उठकर पीछे से होने पर वो पहले तो बदमज़ा हुआ, लेकिन उसके हाथ में अपना फ़ोन देखकर वो उससे बोला था, पासवर्ड क्या है? बल्कि मेरा ही नाम है, मत बताएं। वो जल्दी जल्दी उंगलियां चलाती उसके फ़ोन का पासवर्ड खोल चुकी थी, जबकि कुछ फासले पर होने की वजह से वो उसे रोक नहीं पाया। ये किसका फ़ोन आया था आपको? ये मैनेजर तो नहीं है ना? मैनेजर का नंबर कौन सा है? मुझे ब्लॉक करना है उसको। वो फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली तो उसने अगले ही लम्हे उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। मैनेजर का नंबर बताएं कौन सा है? उससे उसने 5-7 सेकंड चलने वाली कॉल को नज़रअंदाज करते हुए नीचे वाले नंबर को फोकस किया जिस पर मैनेजर लिखा हुआ था। 1 मिनट, अगर मैनेजर वली का नंबर ये वाला है तो ये आप किससे बात कर रहे थे? उसने ऊपर वाली कॉल पर उंगली रखते हुए उससे पूछा। वली का ही नंबर है ये भी, उसने सरसरी अंदाज में बताया, जबकि इज़ा हाँ में सर हिलाते अब की दफ़ा उसके पास बेड पर बैठे बैठे वो नंबर ब्लॉक कर गई। ऐसी हिम्मत सिर्फ इज़ा में ही थी जो उसके पास उसके हाथ में मौजूद फ़ोन को इस तरह इस्तेमाल कर रही थी, वरना इस तरह की जुर्रत और कौन दिखा सकता था कि दामियार साहब के सामने आंख भी उठा जाए। दामियार शाह की चीज़ों पर उससे ज़्यादा हक तो उसकी इज़ा का था। नीचे वाला भी नंबर ब्लॉक करें, वो कहते हुए फ़ौरन से नीचे वाला नंबर भी ब्लॉक कर चुकी थी जिस पर थोड़ी देर पहले ही कॉल की गई थी। उसे समझ नहीं आया था कि एक ही बंदे से 2 अलग-अलग नंबर्स पर बात क्यों की थी। दामियार ने सकून मिल गया मेरी जान को, उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, जबकि इज़ा ने एक गहरा सांस लेते ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाया। उसकी मुस्कुराहट इतनी मासूमाना थी कि दामियार शाह ठंडा ठार हो रहा था। ठरकी कहीं के, वो उसके कंधे पर हाथ जमाते हुए बोली थी और उसे पक्का ठरकी होने का खिताब दे चुकी थी जिसे वो खुशी खुशी कबूल कर चुका था। दोनों नंबर अनब्लॉक नहीं होने चाहिए, बल्कि फ़ोन मुझे दे दें जब तक आप घर नहीं जाते, बल्कि घर क्या, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, पट्टी नहीं खुल जाती, तब तक आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज़ा उसके हाथ से फ़ोन छीन कर अपने पास रख चुकी थी, जबकि दामियार ने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया था, जैसे उसे बिल्कुल फ़र्क ना पड़ता हो। अब ये क्या कर रही हो तुम? वो उसे अपने मोबाइल पर मसरूफ़ देखकर पूछने लगा, जो सामने सोफे पर बैठी न जाने अब क्या करना चाहती थी। आपका अपना फ़ोन कहाँ था? उसे तो होश भी ना रहा था। शायद उसने वहीं पर अपना फ़ोन फेंक दिया था जहाँ दामियार को गोली लगी थी, और उसे होश भी नहीं था कि उसका फ़ोन, हाँ लेकिन दामियार का फ़ोन उसकी गाड़ी से ही वापस मिल चुका था, जो मैनेजर उसे आज वापस कर गया था। गेम इंस्टॉल कर रही हूँ, पेशेंट आप हैं, मैं थोड़ी हूँ, मैं क्यों बोर हूँ? वो मज़े से कहती फ़ोन में कुछ इंस्टॉल कर रही थी, जबकि अब दामियार की परेशानी कुछ हद तक बढ़ने लगी, क्योंकि अगर इज़ा ज़्यादा देर उस फ़ोन को इस्तेमाल करती रही तो हो सकता है कि ज़रमीना उससे रब्ता करने की कोशिश करे, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। इज़ा, मैं भी तो बोर हो रहा हूँ ना, तुम इंटरटेन होगी, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं मेरा? यहाँ शोर बिस्तर पर पड़ा है और तुम गेम खेल रही हो फ़ोन पर। वो उसे मसरूफ़ देखकर बोला तो इज़ा ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके पास बैठते हुए उंगली उठाई थी। कोई ठरकीपन मत दिखाइएगा, अब हम साथ में फ़िल्म देखेंगे, ना आप बोर होंगे और ना ही मैं। वो यूट्यूब से कोई फ़िल्म ढूंढते हुए बोली, जबकि दामियार की परेशानी कम नहीं हुई थी। फ़ोन पर आने वाली कोई भी कॉल इज़ा ने रिसीव नहीं करने देनी थी उसे, और वो इस तरह से किसी तरह की सख्ती करके उसे शक में नहीं डाल सकता था। लेकिन मुझे तो ठड़कपनी करना है, मुझे कोई फ़िल्म नहीं देखनी। वो उसके हाथ से मोबाइल एक तरफ रखता हुआ उसे खुद से करीब करने लगा, जबकि वो उसके बाजू में फड़फड़ा कर रह गई। इससे पहले कि वो उसकी तरफ मज़ीद बढ़ता, डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। उन्हें एक दूसरे के साथ मसरूफ़ देख डॉक्टर कुछ बौखलाकर बाहर निकलने लगा। बाद में आकर डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है अभी करो। वो फ़ोन अपने कब्जे में लेते डॉक्टर से बोला, जबकि डॉक्टर वापस अंदर आते उसका मुआयना करने लगा। उसका ज़ख्म अब पहले से काफ़ी बेहतर था, लेकिन पट्टी तो उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से खोलनी थी। हाँ, लेकिन वो कल उसे अस्पताल से डिस्चार्ज होने का इरादा रखते थे, इसलिए डॉक्टर उसका प्रॉपर मुआयना कर रहे थे, जबकि इज़ा वहीं थोड़े फासले पर बैठे डॉक्टर का काम देख रही थी। वो भी यही चाहती थी कि वो ठीक से दामियार का चेकअप कर लें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। वैसे तो दामियार के लिए एक नर्स और एक वार्ड बॉय हर वक्त घर पर भी मौजूद रहने वाला था, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि दामियार को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो घर जाते हुए, क्योंकि यहाँ तो वो किसी कीमत पर नहीं रहने वाला था।
घर उसने हर हाल में जाना था, इसलिए ईज़ा ने उसे किसी तरह का रिस्क ना लेने का फ़ैसला किया था उसके बारे में। डॉक्टर के चले जाने के बाद वो अपना हाथ उसके सामने फैला चुकी थी, यानी उसे फ़ोन वापस चाहिए था। दामियार ने मुस्कुराकर फ़ोन वापस उसके हाथ में रखा तो फ़ोन बंद था। अरे दामियार, ये फ़ोन बंद कैसे हो गया? वो परेशानी से पूछने लगी तो दामियार ने कंधे उचका दिए। दामियार, ये तो रीसेट हो गया, आपकी एप्पल आईडी आपको पता होगी। वो फ़ोन ऑन करते हुए उससे पूछने लगी थी, जबकि दामियार के चेहरे पर अब सुकून ही सुकून था। नहीं जान, ये तो मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है। खैर कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। वैसे भी कल घर चले जाएंगे, वहाँ दोनों मिलकर खूब सारी फिल्में देखेंगे। वो आंख दबाकर शरारत से बोला तो ईज़ा ने घूर कर उसे देखा था। घर जाकर ना मैं आपको मुंह भी नहीं लगाने वाली, ठरकी कहीं के। चाय पीने जा रही हूँ मैं, आपने पीनी है? वो उसे देखते हुए बोली तो दामियार ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। वो चाय के खिलाफ कुछ नहीं कहता था, हालांकि उसे चाय पसंद नहीं थी, लेकिन ईज़ा का कहना था कि चाय एक नेमत है जिसकी नाकदरी नहीं करनी चाहिए। इतना अंदाज़ा तो वो लगा ही चुका था कि उसे अपने शोर से कहीं ज़्यादा चाय का कप पसंद है, तो इसलिए चाय की शान में गुस्ताखी वो नहीं कर सकता था। हाँ, लेकिन ये अलग बात थी कि उसे उसे चाय से जलन ज़रूर महसूस नहीं होती थी, बेशक ईज़ा कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करे उससे। अरुष बेटा, कोई राब्ता हुआ तुम्हारा शहीर से? मेरा मतलब है इतने दिन हो गए हैं ना उसे गए हुए, दादी ने उससे सवाल किया था। नहीं दादी, वो जब से गए हैं ना उन्होंने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया और ना ही कोई राब्ता किया है। वो दादी को देखकर बता रही थी, जबकि दादी उसके चेहरे की उदासी देख परेशान हुई थी। मैं कह रही थी बड़ी बहू, तुम्हारा ये बेटा अभी शादी के काबिल नहीं है। एक तो ज़रा सी बात को नाराज़गी का नाम देकर बीवी को तंग कर रखा है और फिर ऊपर से पीछे का कोई होश भी नहीं है उसे। बीवी उसकी घर में खुशखबरी लाने वाली है और वो आवारा गर्दियाँ करने निकल गया। दादी को तो गुस्सा ही आ गया था, जबकि दादी के गुस्से पर वो परेशान हो गई। अब वो उन्हें क्या बताती कि उसकी अपनी गलतियाँ इतनी छोटी नहीं थीं कि वो उसकी नाराज़गी को छोटा सा कहकर बात ख़त्म कर दें। उनकी नाराज़गी की असल वजह दादी या घर में कोई और जानता ही कहाँ था। सबको तो ये लग रहा था कि ताया ताई की वजह से उन दोनों के दरमियान कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई है, जो कि नाराज़गी का रूप इख्तियार कर गई है। उसके पीछे की बातें तो उन्हें पता ही नहीं थी और ना ही शहीर ने सबको कुछ बताया था। अब वो नाराज़ होकर घर से जा चुका था और वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी कि वो क्यों गया। दादी, ऐसी कोई बात नहीं, शहीर की गलती नहीं है, मेरी अपनी गलती है, मैं ही गलत हूँ। शहीर मुझसे नाराज़ होकर गए हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो बोली तो दादी ने एक नज़र उसे देखा। बेशक तुम्हारी भी गलती होगी अरूज, लेकिन वो एक समझदार मर्द है, तुम्हें गलती करने से रोक भी तो सकता था। और अब इतनी अकल तो उसमें है ना कि सब कुछ ठीक हो गया तो वो भी सब कुछ ठीक कर ले, दादी ने उसे समझाते हुए कहा तो वो चेहरा झुका गई। अब वो उन्हें क्या बताती कि उसने तो उसकी वापस अकल लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने खुद ही अपना सारा काम खराब किया था। अब अपनी गलतियाँ वो मज़ीद शहीर पर नहीं थोप सकती थी। ये क्या कर रही हो शनाया? जोरिश ने किचन में कदम रखा तो देखा शनाया बड़ी लगन से कुछ खाना बनाने में मसरूफ़ थी। भाभी, मैं ज़बर के लिए खाना बना रही हूँ, मैंने यूट्यूब से स्पेशल ज़बर के लिए डिश ढूंढी है, अब देखना मैं कितने मज़े का खाना बनाती हूँ उनके लिए। वो कहते हैं मुझे खाना बनाना आता ही नहीं, मैं निकम्मी हूँ, वो मुंह फुलाई नाराज़गी से बोली, जबकि जोरिश ने हाँ में सर हिलाते उसे देखा। तो ज़बर भाई ने तुमसे ये कहा है कि तुम निकम्मी हो और तुम सुनकर आ गई? अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो इतनी बड़ी बात कभी बर्दाश्त ही ना करती। वो होंठ दबाए अपनी मुस्कुराहट रोके उससे बोली, तो फिर मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना चाहिए था? उनकी बात सुनकर वो परेशानी से उससे पूछने लगी तो जोरिश ने नफ़ी में सर हिला, बल्कि बायकॉट कर देना चाहिए था उनके सारे कामों को, और तुम पागलों की तरह उसके मुंह से निकम्मी सुनकर उनके काम कर रही हो, बहुत बुरी बात है ये। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वो बनता खाना एक तरफ करती उससे मशवरा मांगने लगी थी। तुम्हें जाकर ज़बर भाई को कहना चाहिए कि उनकी इस बात पर तुम उनसे नाराज़ हो और तुम्हें सॉरी बोले, वो भी कान पकड़कर। बेवकूफ़, तुम यहाँ बैठकर खाना बना रही हो, जाओ जाकर उनसे कहो कि तुम्हें सॉरी बोले, वरना तुम उनका बायकॉट कर दोगी। वो उसे किचन से बाहर भेजते हुए बोली तो शनाया अगले ही लम्हे हाँ में सर हिलाती किचन से निकल गई, जबकि जोरिश ने उस हांडी के अंदर जले हुए चावलों और प्याज को देखकर उसका खाना उठाकर सिंक पर रखा कि अगर ये खाना ज़बर खाता तो उसे मज़ीद निकम्मी और पता नहीं क्या क्या कहता। ज़बर के मुंह का जायका ठीक रखने के लिए उसने शनाया को खुद ही ज़बरदस्ती ज़बर से नाराज़ करवा दिया था। खैर कोई बात नहीं, उस मीठे मीठे लड़ाई झगड़े से वो दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा करीब होंगे।
वो कमरे में आई तो ध्यान अब तक शहीर में ही उलझा हुआ था। इतने दिन हो गए थे उसे गए हुए, ना तो उसने फ़ोन किया था और ना ही उसके लिए कोई मैसेज छोड़ा था। खैर वो हर चीज़ में अपनी ही गलती समझती थी, क्योंकि उसकी गलती थी इसलिए उसे उससे कोई शिकायत भी नहीं थी। लेकिन इतने दिन उससे अलग होने पर वो उसे और ज़्यादा मिस कर रही थी। कितने दिन हो गए थे उसने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। कुछ सोचते हुए उसने अपना फ़ोन निकाल कर उसके नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन जिस तरह वो पिछले 5 दिनों से उसकी हर तरह की कॉल को नज़रअंदाज कर रहा था, इस तरह अब भी नज़रअंदाज कर गया। वो मायूसी से वापस कमरे से बाहर निकल गई तो दादी कान से फ़ोन लगाए हुए थी। हाँ हाँ बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है, तुझे बहुत याद कर रही हैं, तू बस जल्दी से अब घर वापस आ जा। अरूष बेचारी बोलाई बोलाई फिरती है। हाँ हाँ माशाल्लाह तबीयत तो ठीक है उसकी, लेकिन फिर भी बेटा चेहरे की रौनक तो सारी शोहर के नाम से होती है ना, दादी बोल रही थी। जबकि अरूष जो बाहर आ रही थी अपना मूड ख़राब होने की वजह से, अचानक ही उसका मूड खुशगवार हो गया था। वो उससे बात नहीं करता था, लेकिन उसे उसकी परवाह थी कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। उसका फ़ोन नज़रअंदाज करके उसने फ़ौरन दादी को फ़ोन किया था। वो नाराज़ था लेकिन गैर जिम्मेदार हरगिज़ नहीं था। वो मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। उसने कभी ज़िंदगी में कोई रॉन्ग नंबर अटेंड नहीं किया था और ना ही वो कोई फ़ोन अटेंड करना चाहती थी। हाँ, लेकिन वो हैरान ज़रूर थी कि इस तरह उसे कोई रॉन्ग कॉल कैसे कर सकता था। हालांकि ये नंबर तो किसी के पास भी नहीं था, और फिर ये फ़ोन एक दफ़ा नहीं बल्कि कितनी ही दफ़ा उसे कॉल कर चुका था, लेकिन उसने हर दफ़ा नज़रअंदाज कर दिया था। मिस्टर ज़बर शाह, आज सुबह आपने मुझे निकम्मी कहा, वो कमरे में दाखिल होते हुए बोली, जबकि ज़बर जो पता नहीं लैपटॉप पर क्या कर रहा था एक नज़र उसे देखता नज़रें हटाना भूल गया। आसमानी रंग के 3 पीस सूट में दुपट्टा सलीके से सर पर डाले वो उसके सामने खड़ी उसकी धड़कनों में हलचल मचा गई। क्या? मैंने कब तुम्हें निकम्मी कहा? वो उसके हसीन दिलकश सरापे को देखते हुए सवाल करने लगा। आज सुबह जब मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई थी तब आपने कहा तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम निकम्मी हो। वो मुंह के जाविये बिगाड़ती उसे बता रही थी, जबकि उसका नौखेज हसीन सरापा तो ज़बर को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। हाँ, शायद आज सुबह तक उसने उसे निकम्मी कहा था, क्योंकि वो चाय में चीनी की जगह नमक डालकर लाई थी। लेकिन इस वक्त वो उसे अपने दिल की रानी महसूस हो रही थी। हाय मेरा काका, मैंने कब ऐसा कहा? वो लैपटॉप एक तरफ रखते उसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला था। मैं आपसे नाराज़ हूँ और मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी, मैं आपका बायकॉट कर रही हूँ। वो उसके बाजुओं को अपनी तरफ से हटाते हुए नाराज़गी से चेहरा फैल गई तो वो उसके फूले फूले सुर्ख रुखसार देखता हुआ मुस्कुराया। मेरा काका, आज के बाद कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। लेकिन मैंने तो बाइकआउट किया हुआ है ना आपका। वो तो तुमने किया है ना, मैंने तो तुम्हारा बाइकआउट नहीं किया ना, मैं तो जो चाहे कर सकता हूँ। जबकि उसकी बात पर शनाया पूरी आंखें खोले उसे घूरने में लगी हुई थी। दिल ही दिल में उस वक्त कमरे में आने पर पछता भी रही थी। हाँ, उसे एहसास हो चुका था कि उसे अभी कमरे में नहीं आना चाहिए था। जोरिश की बात मानकर उसने गलती कर दी थी और अब ज़बर हरगिज़ उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने देने वाला था।